Hello students, this is our second lecture on what, where and how. This is a class 7th first chapter. This lecture contains source of history, archaeological sources, literary sources. आज हम लोग क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर जिसका सेकेंड लेक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज सोर्स ऑफ हिस्ट्री के ही पार्ट हैं। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के दो सोर्स है, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है ऑटोबायोग्राफी, क्रॉनिकल्स, ट्रैवलॉग्स। सेकेंडरी सोर्स के अंदर आता है इंटरप्रेट, एनालाइज एंड कमेंट ऑन प्राइमरी सोर्सेज। ऑटोबायोग्राफी जो खुद के द्वारा लिखी गई हो बुक, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्रॉनिकल्स मतलब पुरानी हिस्ट्री। ट्रैवलॉग्स मतलब जो लोग ट्रैवल के लिए बाहर से इंडिया में आए हों और उन्होंने फिर उसी के आधार पर अपनी बुक लिखी हो। इंटरप्रेट, एनालाइज, कमेंट ऑन प्राइमरी सोर्सेज। और सेकेंडरी सोर्स में आता है प्राइमरी सोर्स को ही इंटरप्रेट कर कर, एनालाइज कर कर, उसमें उसके कमेंट के ज़रिए ही सोर्स को बनाना, उसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं बिल्डिंग्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स एंड आर्टफैक्ट्स। जैसे बिल्डिंग में कोई मंदिर हो गया, कोई मस्जिद हो गया। कॉइन्स में सिक्के हो गए, अलग अलग टाइप के सिक्के हो गए, कॉपर के सिक्के हो गए, गोल्ड के से सिक्के हो गए, सिल्वर के हो गए। फिर पेंटिंग्स हो गई, आर्टफैक्ट्स हो गए। आर्टफैक्ट्स मतलब कलाकृति जिसे हम लोग कहते हैं। किसी दीवार पे कुछ चित्रकारी बनाना या फिर कुछ पत्थर की खुदाई करके उसमें कुछ चित्र बनाना या कुछ लिखना, उसे हम लोग कहते हैं आर्टफैक्ट्स। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स में मोनूमेंट्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सच एज टेम्पल्स, mosques and a variety of other buildings provide glimpse into the technology, religious beliefs and cultural history of the period। जो मोनूमेंट्स हैं, मोनूमेंट्स मतलब जैसे उसमें टेम्पल हो गए, मॉस्क हो गए और भी अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स हो गई। उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि उस समय क्या टेक्नोलॉजी थी, कैसे बिल्डिंग्स बनाए जाते थे उस समय, किस टाइप के बनाए जाते थे, कौन से मटेरियल से बनाए जाते थे। ये हमें पता चलता है कि मिडाइवल एज में कैसी बिल्डिंग्स बना करती थी। और बिल्डिंग्स के आधार पे हमें पता चलता है कि उस समय का रिलीजियस बिलीफ क्या था और उस समय की कल्चरल हिस्ट्री क्या थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ अ मिडाइवल पीरियड्स। कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स है मिडाइवल पीरियड के, जैसे हो गए टेम्पल, मॉस्क, मॉसल्स एंड फोर्ट्स। टेम्पल में आ गया खजुराहो टेम्पल जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, राजा राजेश्वर टेम्पल जो कि केरला में स्थित है। ये मिडाइवल पीरियड के आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। मॉस्क में आ जाता है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। मॉसल्स में आ जाता है ताजमहल जो कि यूपी में स्थित है। फोर्ट्स में आते हैं रेड फोर्ट्स, दिल्ली का लाल किला और आगरे का किला जो कि यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये देखिए राजराजेश्वर टेम्पल, उस समय का आर्किटेक्चर।
मिडाइवल पीरियड का आर्किटेक्चर। ये केरला में स्थित है। ये जामा मस्जिद दिल्ली में है। ये ताजमहल यूपी में है। ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हो गए मिडाइवल पीरियड के। कॉइन्स, ये देखिए गोल्ड कॉइन्स है, इमेज में हमें दिख रहा होगा। कॉइन्स प्रोवाइड एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। कॉइन्स से हमें बहुत लार्ज इंफॉर्मेशन मिलती है उस समय के रूलर के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और बहुत सारे कॉइन्स बहुत सारे राजा के काल में अलग अलग मेटल्स की बनाई जाती थी, जैसे कॉपर की कॉइन्स हो गई, गोल्ड की कॉइन्स हो गई, सिल्वर की कॉइन्स हो गई, एक्सेट्रा। रिवील इन्फॉर्मेशन, और सिक्कों के ज़रिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे क्या कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है सिक्के के ऊपर, रूलर का नाम क्या है, क्योंकि रूलर जो है वो कॉइन्स पर अपने नाम लिखवाता था। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस समय के राजा की, फिर उस समय के राजा की रिलीजियस बिलीफ क्या थी, ये सब इंफॉर्मेशन हमें कॉइन्स के ज़रिए मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द चोलास, द दिल्ली सल्तनट्स एंड द मुग़ल इशूड मेनी कॉइन्स। चोल राजा दिल्ली के सुल्तान हो गए, मुग़ल हो गए, उन्होंने बहुत सारी कॉइन इशू करवाई थी अपने शासनकाल में। नेक्स्ट है पेंटिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स। मिनिएचर पेंटिंग, हैंडमेड कलरफुल पेंटिंग्स एंड स्मॉलर इन साइज। मिनिएचर पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स होती है जो कि हाथ से बनाई जाती है और उसकी साइज छोटी होती है और बहुत कलरफुल होती है। जैसे ये देखिए, इस इमेज में देखिए, ये हाथ से बनाई गई एक पेंटिंग है जिसे मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। इस पेंटिंग के ज़रिए हमें राजा के दरबार के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। डिफरेंट स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, बहुत अलग अलग स्कूल्स है जो कि मिनिएचर पेंटिंग पर स्टडी करते हैं। जैसे मुग़ल स्कूल हो गया, राजस्थान स्कूल हो गया, पहाड़ी स्कूल, पाला स्कूल एंड सो ऑन। रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किटेक्चर, क्लोथिंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड। और पेंटिंग्स के ज़रिए हमें उस समय का आर्किटेक्चर क्या था, उस समय के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, ये हमें पेंटिंग्स के ज़रिए पता चलता है। लिटरेरी सोर्सेज, ये हो गए लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज क्या होती हैं? टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज इन अ मिडाइवल पीरियड। मतलब मिडाइवल पीरियड में जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड था, लिख के रिकॉर्ड रखा जाने लगा। पहले बोल के ही लोग बातें अपनी कह देते थे, फिर दूसरे लोग उसके ज़रिए बोल के दूसरे लोगों को अपनी बातें पहुंचाते थे, फिर दूसरे से तीसरे तक ये बात सिर्फ बोल के ही कही जाती थी। लेकिन मिडाइवल पीरियड में सब लिखा जाने लगा, लिख के रिकॉर्ड रखा जाने लगा। राइटिंग क्रॉनिकल्स लिखे जाने लगे, पिटिशंस होने लगी। पिटिशंस होता है एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइंड बाय पीपल रिक्वेस्टिंग अ पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। पिटिशन क्या होता है? एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि लोगों के द्वारा साइन किया हुआ रहता है और किसी पार्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड होता है जिस पे एक्शन लेना होता है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स जो कि कुछ भी न्याय किया जाता था, उसका फैसला होता था, तो उससे भी रिकॉर्ड रखा जाता था। रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, और जो भी अकाउंट से रिलेटेड और टैक्सेस से रिलेटेड, कर से रिलेटेड जो भी रुपए पैसे की लेन देन होती थी वो भी रिकॉर्ड करके रखा जाने लगा। द डॉक्यूमेंटिंग द टीचिंग ऑफ अ रिलीजियस संत, और जो रिलीजियस संत जो भी टीच करते थे, जो भी पढ़ाते थे, वो भी डॉक्यूमेंटिंग होने लगी। मतलब वो भी लिखा जाने लगा, लिख के रखा जाने लगा। बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। बायोग्राफी मीन्स जो
किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता हो उसे हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी जो खुद के द्वारा लिखी जाती है उसे हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ रूलर्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जो रूलर्स की लिखी जाती थी उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी उस समय की इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, उस समय की सोसाइटी के बारे में हमें उस बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हैंड रिटन सोर्सेज, और ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये हाथ से लिखी जाती थी। दिस इंक्लूड लाइफ अकाउंट्स ऑफ मुगल एम्परर्स, कुछ मुगल एम्परर्स के बारे में लिखा गया है। देखिए बाबर्स ऑटोबायोग्राफी, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। तुजुके बाबरी और बाबरनामा, ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। जहांगीर ऑटोबायोग्राफी, तुजुके जहांगीरी, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है। हुमायूंस बायोग्राफी, ये हुमायूं की बायोग्राफी है। किसने लिखी थी? रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की सिस्टर थी उसके द्वारा लिखी गई है हुमायूंनामा। कोर्ट क्रॉनिकल्स, कोर्ट क्रॉनिकल्स में है कलहंस राजतरंगिनी, हिस्ट्री ऑफ रूलर्स ऑफ कश्मीर, रिटन इन संस्कृत इन 12th सेंचुरी। कलहन के द्वारा राजतरंगिनी लिखी गई। राजतरंगिनी एक बुक है, उस बुक में कश्मीर के रूलर्स की हिस्ट्री लिखी हुई है। कब लिखी गई थी ये? 12th सेंचुरी में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत में लिखी गई है। अमीर खुसरोज नूह सिफर, रिटन ऑन मुबारक शाह खिलजी, और अमीर खुसरो ने नूह सिफर बुक लिखी थी और उस बुक में मुबारक शाह खिलजी के बारे में लिखा गया था। जियाउद्दीन बर्नीज क्रॉनिकल, तारीख फिजूर शाही, रिटन 14th सेंचुरी। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तुजुके फिजूर शाही बुक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 14वीं शताब्दी में। अबू फजल्स आईने अकबरी, इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट्स अंडर द मुगल एम्परर अकबर। अबू फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। आईने अकबरी में किससे रिलेटेड लिखा गया है? अकबर के शासनकाल के समय के गवर्नेंस के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। जो फॉरेन ट्रैवलर्स यानी कि विदेशी यात्री जो आए थे भारत में भ्रमण के लिए, उनके द्वारा भी लिखी गई है कुछ बुक्स। जैसे अल बिरूनी एक पर्शियन ट्रैवलर था। केम टू इंडिया विथ मोहम्मद ऑफ गजनी इन 11th सेंचुरी। किताब अल हिंद, ऑब्जर्वेशन ऑन इंडियन कल्चर, सोसाइटी एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स। अल बिरूनी एक पर्शियन ट्रैवलर था जो महमूद गजनी के साथ इंडिया आया था 11वीं शताब्दी में, और इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है किताब अल हिंद। किताब अल हिंद में उसने इंडियन कल्चर, सोसाइटी और भी अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स के बारे में लिखा है कि इंडिया में उस समय कैसा कल्चर था, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, इन सब के बारे में किताब अल हिंद में अल बिरूनी ने लिखा है। नेक्स्ट है इब्न बतूता, मोरक्को ट्रैवलर, बुक रिहाला, रोट अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता एक मोरक्को ट्रैवलर था। इसने बुक लिखी है रिहाला। रिहाला में इसने लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। थर्ड इज निकोलो दी कॉन्टी, वेनेटियन ट्रैवलर, comprehensive account of the kingdom of विजयनगरा। निकोलो डी कॉन्टी एक वेनेटियन ट्रैवलर था
हिंद मतलब वियतनाम का ट्रैवलर था और इसने लिखा है विजयनगर के किंगडम के बारे में। मोरक्को पोलो, इटालियन एम्बेसडर, wrote account on the social customs and traditions in South India। मोरक्को पोलो एक इटालियन एम्बेसडर है, साउथ इंडिया के सोशल कस्टम और ट्रेडिशन के बारे में लिखा है। अब्द अल रज़ाक, पर्शियन ट्रैवलर, wrote account of the kingdom of विजयनगरा in a grave details। अब्द अल रज़ाक एक पर्शियन ट्रैवलर था और इसने विजयनगर किंगडम के बारे में बहुत सीरियस डिटेल्स लिखी हैं। ग्रेव मतलब सीरियस। और यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर का वर्ड आप देख रहे हैं, ये एक वोकैब है जिसको आपको वोकैब वाली नोटबुक में लिखना है। दुर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पेस, Portuguese travelers wrote about the Vijayanagar kingdom during the reign of कृष्णदेव राय। दुर्ते बारबोसा और डोमिंगो पेस पोर्तुगीज ट्रैवलर थे। इन्होंने भी विजयनगर किंगडम के बारे में लिखा है जब कृष्णदेव राय राजा थे। नेक्स्ट है रिलीजियस एंड रीजनल लिटरेचर। The Sanskrit dance drama Geet Govind, song about Lord Krishna, Radha and Gopis, written by जयदेव 12th century। जो जयदेव थे उन्होंने गीत गोविंद लिखी। गीत गोविंद सॉन्ग है जो कि लॉर्ड कृष्णा, राधा और गोपीज के ऊपर बेस्ड है। ये एक संस्कृत डांस ड्रामा है गीत गोविंद, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखा गया। फोक स्टोरीज, टेल्स ऑफ अ ब्रेवरी एंड पोएम्स वर डॉक्यूमेंटेड। और मिडावल पीरियड में फोक स्टोरीज मतलब लोक कहानियाँ, लोक कथाएँ, फिर साहस की कहानियाँ और पोएम्स, कविताएँ लिखी जाने लगी। चंद बरदाइस पृथ्वीराज रासो, लॉन्ग पोएम रोट अबाउट वेल्योर ऑफ द फेमस किंग पृथ्वीराज चौहान। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। पृथ्वीराज रासो एक लॉन्ग पोएम है, एक लंबी कविता है जो कि बेस्ड है फेमस किंग, वेलोर के फेमस किंग पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है। विष्णु शर्माज पंचतंत्र मोरल स्टोरी। और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, पंचतंत्र कौन सी किताब है? एक स्टोरीज बुक है, ये कहानी की किताब है जो कि किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु शर्मा के द्वारा। रिलीजियस एंड रीजनल लिटरेचर में आगे है लोकल लैंग्वेजेस सच एज बंगाली, गुजराती एंड मराठी बिकेम मोर प्रोमिनेंट एज देयर यूजेस। और मिडाइवल पीरियड में जो लोकल लैंग्वेजेस थी जैसे बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, ये अपने अपने रीजन में काफ़ी फेमस हो चुकी थी और लोगों के द्वारा यूज़ की जाने लगी थी। तेलुगु लिटरेचर कैन बी ट्रेस टू 11th सेंचुरी। और तेलुगु लिटरेचर के बारे में भी 11th सेंचुरी में जाना जाने लगा था। मलयालम लिटरेचर डेवलपमेंट 14th और 15th सेंचुरी। मलयालम लिटरेचर भी डेवलप हुआ 14वीं और 15वीं शताब्दी में। संस्कृत became language of a priest and bureaucrats replaced Prakrit as the language of literature, administration and law until the 12th century when Persian also became a court language under the rule of some kings। प्रकृत को हटाकर संस्कृत लैंग्वेज बन गई प्रिस्ट की, पंडितों की, ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स की और लिटरेचर की, एडमिनिस्ट्रेशन की और लॉ की। जो कि पहले प्रकृत में सारे काम किए जाते थे अब संस्कृत में किए जाने लगे। कब तक? 12वीं शताब्दी तक, जब तक कुछ राजाओं के द्वारा पर्शियन को कोर्ट लैंग्वेज नहीं बना दिया गया। यहाँ होता है चैप्टर फिनिश।
कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी के ऑथर का नाम लिखना है। द संस्कृत कंपोजिशन ऑफ अ कलहन विच रीअकाउंट्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर डैश। थर्ड है, चंद्रबरदाईज डैश इज अ लॉन्ग पोएम द वेलोर ऑफ द फेमस राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान। फोर्थ इज अबू फजल्स आईने अकबरी इज अ कोर्ट क्रॉनिकल ऑफ अ मुगल एम्पेरर डैश। अल-बुरूनी रोट डैश अमीर खुसरो रोट डैश। आई होप आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।